हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज अपने क्लास 8 का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको आगे भी यूज आएगा। क्या? साउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले फिर से मैं आपको वही बोलूँगा, आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है, बोर्ड पे टॉपिक वाइज समझ के आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए बार बार सोचते हो कि सर क्यों बोलते हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि दिमाग में बहुत देर तक वो चीज़ रहता नहीं है। आप जो सीख रहे हो ज़्यादा समय तक रहेगा नहीं, वो क्या होगा, चला जाएगा। और बुक तो सबके पास होता है, बट बुक से आपको समझने में प्रॉब्लम होगा क्योंकि वहाँ पे वर्ड्स हार्ड होते हैं। ठीक है, आप समझ सकते हो सर्च करके उनको, बट यहाँ पर क्या है कि आप समझा हुआ चीज़ को जब नोट्स बनाओगे तो आपके लिए क्या होगा, आपको याद करने में ज़रूरत नहीं पड़ेगा, याद करने की ज़रूरत आपको वो आराम से आगे भी काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ स्टार्ट करने के पहले कि वीडियो को अच्छे से समझ के पॉज करके नोट्स आपको बनाना है समझ के, ताकि आपको आगे काम आए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना आज का चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बारे में। ठीक है, सबको पता है साउंड क्या है, मैं बोल रहा हूँ आपको मेरी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपका कान उसको सुन रहा है, तो वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस होगा। कुछ बैकग्राउंड में आवाज़ आता है, वो क्या है, साउंड प्रोड्यूस है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं जो अलग अलग तरह के साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनका पिच अलग होता है, उनका लाउडनेस अलग होता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो इसलिए अभी से अच्छे से ध्यान से अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके इस वीडियो लेक्चर को वॉच करना। ठीक है, आप पूरे अच्छे से साउंड को सीख जाओगे। ठीक है, तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह का क्या है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ये मैंने क्या लिखा? साउंड एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, जो हमको सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है। क्या देता है? सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है। मतलब हम लोग उसको, कोई बोलेगा तो आपको उसको सुनने का मन करेगा, आपको सेंसेस बोलेंगे कि आपको उसका आवाज़ सुनना है, तो वो क्या है, साउंड है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स सेंसेशन ऑफ हियरिंग। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या, साउंड इज अ वेव। साउंड क्या है? एक वेव है। वेव सबको पता है, तरंग जिसको बोलते हो, इस तरह का साउंड क्या है, वेव है। ठीक है, अब आता है बात वेव क्या है। वेव क्या है? ठीक है, तो क्या बोलोगे, ए वेव इज द पीरियोडिक disturbance in the medium that transfers energy from one particle to another। ये मैंने क्या लिखा? मैंने आपको बताया साउंड वेव है। और वेव क्या है? वेव आपका एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है किसी मीडियम में। सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्लियर करूंगा, ध्यान दो यहाँ पे। वेव क्या है? एक पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है मीडियम में, जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। ठीक है, तो देखो, सपोज कर लो ये एरिया है पॉन्ड का। ठीक है, आपने यहाँ से इसमें क्या किया, स्टोन थ्रो किया। क्या किया आपने? यहाँ में स्टोन डाला। तो जब पॉन्ड में आप स्टोन डालोगे या नदी में स्टोन डालोगे, जैसे ही डालोगे तो वहाँ क्या होगा, इस टाइप का सर्कुलर टाइप का क्या होगा, रिपल्स बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, देखोगे गोल गोल टाइप का वो बनने लगेगा। ठीक है, जिस जगह डालोगे वहाँ ज़्यादा रिपल्स बनेगा। यहाँ पे क्या है, इसके चारों तरफ क्या होगा, ज़्यादा रिपल्स बनेगा। ठीक है, और उसके बाद भी कुछ दूर का एरिया में रिपल्स बनना स्टार्ट होता है। और देखोगे ऐसा नहीं है कि पूरा पॉन्ड में बनेगा। ठीक है, आप वो डिपेंड करता है आपका जो स्टोन फेंक रहे हो उसके मास के ऊपर, वो कितना फोर्स लगा रहा है पानी के ऊपर, उसके ऊपर। बस जहाँ पे आप स्टोन डालोगे वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा रिपल बनेगा, और उससे दूर में कम होता होता फाइनली रिपल बनना ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक तरह का वेव है। ठीक है, वेव है। देखो ये क्या है, पीरियोडिक डिस्टर्बेंस है।
पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है रेगुलर इंटरवल, मतलब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कब जब मन तब, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ होगा। ठीक है, अगर 1 सेकंड में बन रहा है तो फिर 2 सेकंड में बनेगा, 3 सेकंड में बनेगा, 4 सेकंड में बनेगा। तो क्या है? रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ बना रहा है। ठीक है, इन द मीडियम, यहाँ पे मीडियम क्या है जी? वाटर। यहाँ पे मीडियम क्या है? वाटर। ठीक है, जो एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है वन पार्टिकल से अनदर में, यहाँ पे जो वाटर के पास जो यहाँ पे जब थ्रो हुआ होगा स्टोन, वहाँ पे पार्टिकल होगा। ठीक है, रिपल बन रहा है और दूर में क्यों बन रहा है? ताकि क्योंकि यहाँ पे स्टोन क्या किया? इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, वो क्या किया? एनर्जी को ट्रांसफर किया बगल पार्टिकल को, वो किया बगल पार्टिकल को, बगल पार्टिकल को कोलाइड, क्योंकि पार्टिकल क्या है? बहुत ही वहाँ पे क्लोज है, पार्टिकल क्लोज है। जितना क्लोज पार्टिकल होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? कोलिजन होगा और एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ये क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये क्या हो रहा है आपका? एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये कब तक होता जाएगा? जब तक एनर्जी रहेगा। एनर्जी ख़त्म हो जाएगा तो एनर्जी ट्रांसफ़र होना कम हो जाएगा। देखो, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी समझ जाओ, क्योंकि पूरे चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट यूज होना है। फिर से सुनो, मैंने स्टोन को ड्रॉप किया पॉन्ड में। ठीक है, पॉन्ड के पास वाटर पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज हैं। ठीक है, तो स्टोन के डालने की वजह से वहाँ के पार्टिकल क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे, मूव होंगे ना जी, मूव होंगे। ठीक है, हमको कोई धक्का देगा, हम क्या होंगे? मूव होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? स्टोन वाटर के पार्टिकल को धक्का दिया, वो मूव हुआ, और मूव हुआ तो क्या हुआ? एनर्जी को ट्रांसफर करने लगेगा पार्टिकल टू पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल आपस में कलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो फिर क्या होगा? ट्रांसफर होते होते क्या होगा आपका? ऐसा नहीं है कि पूरा होता जाएगा, नहीं, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में वो ट्रांसफर रुक जाएगा, क्योंकि एनर्जी खत्म हो गया होगा। ठीक है, उतना एनर्जी नहीं रहा होगा जितना स्टार्टिंग में था। उसी के बाद क्या होगा? आपका रिपल बनना स्टार्ट जो था वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको पूरे नदी में रिपल नहीं दिखते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया क्या? वेव। एक तरह के वेव आपका है ये। वेव इज द पीरियड डिस्टर्बेंस इन द मीडियम दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में किसी मीडियम में, जो कि यहाँ वाटर था, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? वेव का डिफिनीशन हो गया। ये क्या हो गया? वेव का डिफिनीशन हो गया। ठीक है, और साउंड क्या है? इसी तरह का वेव है। अब आप जान गए साउंड क्या है, वेव है, और वेव क्या है वो आपको मैंने बता दिया। ठीक है, क्लियर है? चलो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो, मैंने बात किया मीडियम का, तो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम में डिपेंड करने पे, साउंड किस मीडियम से ट्रैवल कर रहा है उस पर डिपेंड करने पे, इन विच साउंड ट्रेवल्स, किस मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रहा है। साउंड को क्या किया गया? इसको बांटा गया दो मीडियम में, दो पार्ट में। पहला पार्ट आपको बांटा गया मैकेनिकल वेव, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड का मीडियम में कैसे वो ट्रैवल कर रहा है उसके बेसिस से बांटा गया दो पार्ट में, मैकेनिकल वेव और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है? इसमें क्या होगा, ठीक है, रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रैवल। इसमें आपको मीडियम का ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए। आपको एक मीडियम होना चाहिए। मीडियम कोई भी हो सकता है, आपका वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वेव को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिकल वेव बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अब मीडियम चाहिए तो सर कुछ और भी नहीं होता है क्या? हाँ होता है। इसमें वेव आपका ट्रैवल्स थ्रू मीडियम
एज वेल एज वैक्यूम। इसमें क्या होगा, वेव आपका मीडियम से भी जाएगा और वैक्यूम से भी जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम यहां मैंने लिखा, वैक्यूम क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या, एम्प्टी स्पेस या खाली जगह जहां पे एयर भी प्रेजेंट ना हो, उसको बोलेंगे वैक्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसा वेव है जिसमें पार्टिकल क्या या कोई भी चीज़ ट्रैवल करेगा मीडियम से भी और वैक्यूम से भी। यहाँ पे क्या है, मीडियम प्लस वैक्यूम होगा। ठीक है, और यहाँ बस क्या होगा, मीडियम चाहिए होगा। ठीक है, ये हो गया। तो मीडियम में किस तरह होता है, ठीक है, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि साउंड को क्या चाहिए, साउंड क्या होता है, वेव है जो मूव करता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन मोशन ऑफ, ये इसका पार्ट है, ऑफ साउंड वेव। इसको क्लासिफाई किया गया, साउंड वेव को हम लोग क्या किए, क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाइड इनटू, किसमें, दो पार्ट में ये भी किया गया है। ठीक है, पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा क्या है, ट्रांसवर्स। एकदम आसान है याद करना। ठीक है, ये साउंड का क्लासिफिकेशन था मीडियम के अकॉर्डिंग, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ साउंड वेव, कैसा मोशन होगा उस पर क्लासिफाई किया है क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव में और ट्रांसवर्स वेव में। इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, साउंड वेव्स ऑक्सीलेट बोलो इसको, या मूव्स बोलो इसको, या मूवी बोलो। ये क्या होगा, टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मान लो ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये अपने मीन पोजीशन बोलूँ इसको, या मैं रेस्ट पोजीशन भी आपको बोल सकता हूँ। मैं इसको मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, यहाँ पार्टिकल है, इसका मीन पोजीशन है, इससे टू एंड फ्रो हो जाएगा, मतलब एक बार इस तरफ गया, एक बार इस तरफ गया, मतलब आगे और पीछे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होगा, साउंड वेव ऑक्सीलेट्स या मूव या ट्रेवल अप एंड डाउन, ऊपर या नीचे जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई साउंड का वेव था, ये या तो ऊपर गया या तो नीचे गया, अप या डाउन, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलेंगे। और ये क्या होगा, आगे या पीछे। यहाँ भी क्या होगा, फ्रॉम इट्स मीन या रेस्ट पोजीशन, अपना मीन या रेस्ट पोजीशंस। क्लियर है, ये हो गया क्या, ट्रांसवर्स वेव, ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको दिखा दिया दोनों तरह का, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम साउंड ट्रैवल करेगा तो क्या होगा, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में क्या होगा, मीडियम का जरूरत होगा ट्रैवल करने के लिए, मतलब मीडियम होगा, वैक्यूम में खाली जगह में ट्रैवल नहीं करेगा। मीडियम कोई भी हो सकता है, वाटर, एयर, ग्लास, कौन ट्रैवल करेगा, साउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होगा, वेव ट्रैवल करेगा। ठीक है, देखो एक चीज समझो, यहाँ मैं साउंड का बात तो कर रहा हूँ, बट आप जनरली मैं दिखा जो कर रहा हूँ ना, ये आपको दिखा रहा हूँ वेव का क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम इन विच वेव ट्रेवल्स। आप यहाँ बोल दो, यहाँ आप साउंड मत बोलो, मैं बताऊंगा आगे, अभी इसमें बोल दो वेव ट्रेवल्स। ठीक है, वेव कैसे ट्रैवल करता है, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको अभी कि साउंड होता है मैकेनिकल वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है।
वो मीडियम चाहिए उसको ट्रैवल करने के लिए, तो इसलिए यहाँ क्या लिखोगे, वेव लिखोगे। इसमें क्या होगा, मीडियम में भी ट्रैवल करेगा और वैक्यूम में भी ट्रैवल करेगा, मतलब खाली जगह ट्रैवल करेगा और ये भी ट्रैवल करेगा। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लाइट होता है, सब बताऊंगा अभी। फिर मैंने क्या दिखाया, मोशन, वेव क्या करता है, ट्रैवल करता है, तो मोशन उसमें होगा। डिपेंडिंग अपॉन द मोशन ऑफ साउंड वेव क्लासिफाई किया गया दो तरफ में, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ये भी क्या होगा, साउंड का छोड़ दो, ये वेव का बात कर रहे हैं हम लोग अभी वेव का बात कर रहे हैं, वेव का मोशन जो होगा, तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साउंड वेव ऑक्सिलेट करेगा टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन में, दिख रहा है, और यहाँ क्या होगा, ऑक्सिलेट करेगा अप एंड डाउन फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये मान लो पार्टिकल था। साउंड वेव बोलना मतलब क्या, इसके अंदर पार्टिकल होते हैं ना, वो अप डाउन कर रहे हैं, ये समझो बात को। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखिए, अब ट्रांसवर्स वेव बताए थे आपको भी हम कि पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल वाइब्रेट करेगा अप और डाउन। तो इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया दो तरह में। पहला क्या है, क्रेस्ट, और दूसरा क्या है, ट्रॉफ। ठीक है, क्रेस्ट क्या होता है, इसको समझाने के लिए मैं आपको वेव दिखाता हूँ। बस इतना रहने दो। ठीक है, तो क्रेस्ट क्या होगा, ये जो वेव में एलिवेशन दिख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट बोलेंगे। ये क्या होगा, एलिवेशन इन वेव। क्लियर है, ये क्या होगा आपका, यहां से लेके यहां तक जो भी जा रहा है ये क्या है, क्रेस्ट है। एलिवेशन ऊपर जा रहा है, ये क्या है, क्रेस्ट है। ये क्या है, क्रेस्ट। क्लियर। ट्रॉफ क्या होगा, डिप्रेशन इन वेव, मतलब जो वेव नीचे की तरफ जा रहा है वो क्या होगा, ट्रॉफ होगा। ये क्या होगा, ट्रॉफ होगा, और ये क्या होगा, ट्रॉफ होगा, और ये क्या होगा, ट्रॉफ होगा। क्लियर। ठीक है, ये हो गया आपका क्रेस्ट और ट्रॉफ। दिख रहा है ना, ये क्यों ट्रांसवर्स का टाइप है, क्योंकि ये अप एंड डाउन जा रहा है, दिख रहा है ना, ये अप और ये डाउन। तो अप वाला को क्या बोल दिए हम, क्रेस्ट बोल दिए, इसको क्या बोल दिए, ट्रॉफ बोल दिए। क्लियर। ठीक है, ये हो गया बात ट्रांसवर्स वेव का क्लासिफिकेशन का। आपका जान लो पहले, उसके बाद जानने के पहले जान लो पहले क्या होता है, ऑक्सीलेशन क्या होता है, इसके बाद आपका पहले एम्पलीट्यूड जान लो, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, और टाइम पीरियड क्या होगा। ये सब चीज़ जानना आपको है। ठीक है, एकदम सिंपल वे बताता हूँ आपको। देखो, पहला क्या जानेंगे, ऑक्सीलेशन के बारे में। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीलेशन क्या होता है, क्या होता है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ साउंड वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब पूरा मूवमेंट होगा साउंड वेव्स का या पार्टिकल्स का अपने मीन पोजीशन से। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं, मान लो ये है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर जाएगा, एक होगा ये होगा, एक होगा ये होगा, एक होगा ये होगा, और एक ये भी और ये भी, और एक ये भी और ये भी। अब बताओ इसमें कौन ऑक्सीलेशन होगा कौन नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया, कंप्लीट मूवमेंट, कंप्लीट वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ साउंड वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। तो यहाँ देखो, तो बस अप गया ये नहीं होगा ऑक्सीलेशन, यहाँ डाउन गया ये नहीं होगा ऑक्सीलेशन, इधर गया ये नहीं होगा ऑक्सीलेशन, ये नहीं होगा ऑक्सीलेशन, और ये होगा ऑक्सीलेशन, और ये होगा ऑक्सीलेशन। ठीक है, ये पूरा गया टू एंड फ्रो
अप एंड डाउन। तो क्या बोलेंगे ऑक्सीलेशन? कंप्लीट मूवमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन कितना है देखो तो एक बार इस पूरे वेव में, यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ से नीचे गया, यहाँ तक एक ऑक्सीलेशन, यहाँ से फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, यहाँ तक 2 ऑक्सीलेशन, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, यहाँ तक 3 ऑक्सीलेशन। मतलब 1 2 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीलेशंस हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 ऑक्सीलेशंस हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट मूवमेंट ऑफ वेव कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। और अब इसी का बात कर लेते हैं, लगे हाथ फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कितना ऑक्सीलेशन पर सेकेंड हो रहा है वो क्या कहलाएगा? आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीलेशन क्या हो रहा है? 1 सेकेंड में हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका? 3 हर्ट्ज। मतलब फ्रीक्वेंसी को किस में हम नोट करते हैं? हर्ट्ज से। इसको क्या लिखते हैं? HERTZ, हर्ट्ज। क्लियर? ये हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब इसमें कितना फ्रीक्वेंसी होगा? 3। आपको चेक करना है पूरा कंप्लीट ऑक्सीलेशन कितना हो रहा है पर सेकंड में, वो क्या कहलाएगा? उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब यहाँ आता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव्स इन आइदर डायरेक्शन, मतलब या तो ऊपर या तो नीचे। कितना होगा देखो तो, ये भी वैसा नहीं है कि यहाँ से होता हुआ ये पूरा ऊपर तक जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा नीचे तक जाएगा। ठीक है, एक लिमिट तक जाएगा, मैक्सिमम होगा। तो वही क्या हो रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक गया। ठीक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक गया। तो ये क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और इसको किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर मेजर करते हैं। ये भी क्या कहलाएगा? इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इसको किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर में हम लोग मेजर करते हैं। दिख रहा है ना? इस वेव का भी वहाँ तक होगा एम्पलीट्यूड, इसका भी कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा एम्पलीट्यूड। ये सब क्या है? एम्पलीट्यूड है। इसको हम लोग ए से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज़ जान लो और, एम्पलीट्यूड पे साउंड का लाउडनेस डिपेंड करता है। साथ साथ पढ़ा दे रहा हूँ, आपको दिमाग में रहेगा। मतलब लाउडनेस जो होगा साउंड का, ठीक है, वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। मतलब वो डिपेंड करेगा एम्पलीट्यूड पे। मैं यहाँ पे ये क्या लिख रहा हूँ? मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, आप पढ़ोगे आगे। प्रोपोर्शनल ये कितना होगा? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब ये डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड पे। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड, मोर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी लाउडनेस ऑफ साउंड। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा हाई, उतना ज़्यादा क्या होगा? साउंड हाई होगा। इसलिए बोला जाता है कि स्पीकर को एम्पलीफाई क्या है, उसमें क्या होता है? एम्पलीफायर लगा होता है। उसमें क्या होता है? लाउड स्पीकर में एम्पलीफायर लगा होता है, जो आपके साउंड को एम्पलीफाई कर देता है, उसके लाउडनेस को बढ़ा देता है। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं किसको? लाउडनेस को मेजर करते हैं किसमें? डेसिबल में मेजर करते हैं। किसमें करते हैं? डीबी इसको बोलते हैं। लाउडनेस इज मेजर्ड इन डेसिबल। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने लिखा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। मतलब समझो कि किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड अगर 2 गुना हो जाए, एम्पलीट्यूड पहले कुछ था, अब क्या हो गया? 2 टाइम्स हो गया, तो लाउडनेस क्या हो जाएगा? लाउडनेस आपका 2 का स्क्वायर 4, मतलब आपका लाउडनेस क्या होगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगा। किसी भी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड अगर 3 गुना हो जाएगा, अगर एम्पलीट्यूड क्या होगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका लाउडनेस क्या हो जाएगा? होगा कितना? 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो मतलब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड किया क्या? लाउडनेस। एम्पलीट्यूड क्या है?
मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेव इन आइदर डायरेक्शन, या तो ऊपर या तो नीचे, और उस पर लाउडनेस डिपेंड कर रहा है। और लाउडनेस क्या है, आपके साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? ये हो गया पहला लाउडनेस। ठीक है, दूसरा आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में, क्या आता है? पिच। पिच, पिच का मतलब क्या होगा? कोई आवाज़ कितना श्रिल्ड है या कितना डीप है। क्लियर? और पिच किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपका फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी पे आप समझ में आना, मैं साथ साथ यहाँ क्यों पढ़ा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा, इस पर क्या करेगा आपका पिच डिपेंड करेगा। क्लियर? मतलब मोर द फ्रीक्वेंसी, मोर विल बी पिच। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा पिच साउंड का उतना ज़्यादा होगा, मतलब उतना साउंड क्या होगा? श्रिल्ड होगा। जितना कम होगा उतना ज़्यादा साउंड डीप होगा। इसलिए देखोगे क्या कि वोमेन का वॉइस जो होता है, ठीक है, लड़कियों का जो वॉइस होता है वो क्या होता है? ज़्यादा टन्नक होता है, तीखा होता है, क्योंकि उनका आवाज़ क्या होता है? श्रिल्ड होता है। उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर है? इन कंपेरिजन टू मेल, डीप वॉइस होगा मेल का। क्यों? क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी कम होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा? डीप वॉइस होगा। क्लियर है? समझते हो? सब बात समझते जाओ। मान लो इस केस में फ्रीक्वेंसी कितना था? 3 था। मैं यहीं क्या करता? यहीं मैं क्या करता? एक वेव को हटा देता। ठीक है, तो कितना हो जाता? 2 होता। मैं यहाँ क्या करता? मैं इसको हटा देता, मैं इसको हटा देता। अब देखो अब कितना हो गया, देखो तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड, मतलब यहाँ पे 2 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होगा। पहले कितना था? 3 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी था। तो ज़्यादा श्रिल्ड कौन होगा? 3 हर्ट्ज वाला एज कम्पेरिजन टू 2 हर्ट्ज वाला। ज़्यादा डीप वॉइस किसका होगा? 2 हर्ट्ज का एज कम्पेरिजन टू 3 हर्ट्ज का। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया पिच का बात। अब मैंने यहाँ क्या लिखा? वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? ठीक है, वेवलेंथ के लिए आपको जानने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव। देखो मैं क्या लिखा हूँ? डिस्टेंस बिटवीन कंसिक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, जिसको हम लोग किससे डोनेट करते हैं? लेमडा से। मतलब समझो, 2 क्रेस्ट के बीच में या 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? लेमडा कहलाएगा। देखो ये क्या है, बताया था मैंने आपको। क्रेस्ट क्या होता है? एलिवेशन इन वेव होता है। 2 क्रेस्ट के बीच में या 2 ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? वेवलेंथ, मतलब लेमडा कहलाएगा। क्लियर है? इसको किस में करते हैं? सेंटीमीटर में। अब ये लिखा हुआ है बात टाइम पीरियड। टाइम टेकिंग टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन, पूरा एक ऑक्सीलेशन होने में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो टाइम लगा इस वेव को, वो उस वेव का टाइम पीरियड कहलाएगा। इसको किसे डिनोट करते हैं? टी से। खुद से लिख लोगे ना, टाइम टेकिंग टू कंप्लीट 1 ऑक्सीलेशन ऑफ अ वेव इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। क्लियर है? सब कुछ आप लोग जान गए। ऑक्सीलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ क्या है, टाइम पीरियड क्या है, लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, जान गए। ठीक है, उसके बाद आपका एक आता है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत अच्छा चीज़ है, देख लो क्या हुआ। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर आप दूर में हो या आप किसी को देख नहीं पा रहे हो और आप उस आदमी का आवाज़ बहुत बार सुने हुए हो, तो कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे कि वो आपका फ्रेंड का आवाज़ है या किसी और का आवाज़ है? तो वो डिस्टिंग्विश करोगे क्वालिटी में। ठीक है, ये डिस्टिंग्विश करता है साउंड। डिस्टिंग्विश क्या करेगा? ये डिस्टिंग्विश साउंड ऑफ डिफरेंट साउंड ऑफ
डिफरेंट पिच एंड लाउडनेस, अलग अलग पिच के साउंड को और लाउडनेस वाले साउंड को ये डिस्टिंग्विश करके बता देता है कि ये मेरे फ्रेंड का आवाज़ है, मेरे पापा का आवाज़ है, मम्मा का आवाज़ है। वो आपको क्या बताएगा? साउंड का कैरेक्टरिस्टिक, जिसका नाम क्या है? क्वालिटी। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। लो मैं ये 1 हटा देता हूँ, ठीक है। लाउडनेस हमने पढ़ लिया, पिच पढ़ लिया और ये पढ़ लिया क्वालिटी। आप ट्रैफिक में जा रहे हो, आप कैसे बिना देखे जानोगे कि ये गाड़ी का आवाज़ है, कि ये 4 व्हीलर का आवाज़ है, कि 2 व्हीलर का आवाज़ है, कि ट्रेन का आवाज़ है? वो जानोगे क्वालिटी की वजह से। चलिए, तो आपका ये सारा टॉपिक हो गया। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है लाउडनेस, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच, और क्वालिटी बताता है अलग अलग पिच और लाउडनेस के साउंड को अलग करता है, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट बना लो, नोट करो। साउंड वेव को प्रोड्यूस होने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है। पहला, वाइब्रेटिंग बॉडी। दूसरा, मीडियम टू ट्रैवल। और तीसरा, लिसनर या रिसीवर। देखो, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए या साउंड को मतलब क्या बोलो, साउंड को हम तक पहुंचने के लिए, ठीक है, प्रोड्यूसर लिख दे यहाँ पे, या इसको हम लोग प्रोपगेशन भी लिख दो। हम तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ चाहिए। सबसे पहला क्या चाहिए? वाइब्रेटिंग बॉडी, जो साउंड को प्रोड्यूस कराएगा। दूसरा, प्रोड्यूस होने के बाद कैसे वो ट्रैवल करेगा, मीडियम। मैंने बताया आपको साउंड क्या है, मैकेनिकल वेव है, उसको चाहिए मीडियम ट्रैवल होने के लिए। और तीसरा, लिसनर या रिसीवर। तो ये क्या जानते हैं सबके बारे में, ठीक है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा? सोर्स ऑफ साउंड वेव जब वाइब्रेट करेगा, ठीक है, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तब क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगा। सपोज कर लो ये मेरा क्या है, मार्कर, ये है बोर्ड, मैंने इस पे मारा तो आपको साउंड सुनाई दिया। कैसे सुनाई दिया? जब मैंने इस पे मारा तो ये वाइट बोर्ड का जो इसका स्किन बोलो या इसका मेम्ब्रेन बोलो, जो समझ लो, उसमें क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ, ठीक है। और वाइब्रेशन किसके वजह से हुआ? खुद ब खुद तो नहीं ना प्रोड्यूस करा। देखो, इसको छोड़ देते हैं तो आपको साउंड सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा। बट जब इसको हम ऐसे मारेंगे तो आपको क्या होगा? इस पर जब स्टिक करेंगे क्या होगा? आपको साउंड सुनाई देगा। तो वहाँ पे सोर्स कौन हो गया? ये हो गया। ये इस पर जब लगा तो इसके स्किन को वाइब्रेट करवाया, जिसकी वजह से साउंड आपको सुनाई दिया। वही अगर मैं मेटल का कोई चीज़ ले लेता, जैसे कोई फॉर्क ले लेता, उसको मैं मारता यूटेंसिल पे, आपको ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? जब साउंड वेव का सोर्स वाइब्रेट करता है अपने मीन पोजीशन से, तो होगा। देखो, जब इसे टकराता है ना तो यही वाइब्रेट करेगा और इसका भी पार्टिकल वाइब्रेट करता है, तो साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फिर से वही बात आएगा, पार्टिकल क्या होगा? वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा? एनर्जी को ट्रांसफ़र करता जाएगा। और कब तक? जब तक कि इसका एनर्जी लॉस्ट नहीं हो जाता, मतलब फिनिश नहीं हो जाता, तब तक ये ट्रांसफ़र करता जाएगा। और जैसे ही फिनिश होगा मतलब कोलाइड ये होता जाएगा, कोलाइड ये होता जाएगा, पार्टिकल्स का कोलिजन रहेगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो कोलिजन बंद हो जाएगा, पार्टिकल क्या होगा? वाइब्रेट नहीं करेगा और ना एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। और क्या होगा? साउंड फीबल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसका इंटेंसिटी क्या होगा? कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे आप सोर्स ऑफ साउंड से, यहाँ से साउंड आ रहा है, दूर जाओगे आपको आवाज़ कम सुनाई देगा। कहीं बज रहा है लाउड स्पीकर, आपको वहाँ बहुत दिक्कत हो रहा है, आप बोलते हो चलो यहाँ चलते हैं, दूर जाओगे आपको उसका आवाज़ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर चुका, कोलिजन स्टॉप हो गया और उसमें एनर्जी अब नहीं रहा ट्रांसफ़र करने के लिए,
ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गया वाइब्रेटिंग बॉडी। अब साउंड जब प्रोड्यूस हो गया, साउंड जब प्रोड्यूस हो गया तो उसको चाहिए मीडियम ट्रैवल करने के लिए। बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आती है बात कि ज़्यादा साउंड किस मीडियम में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगा। तो सोचो कि जिस मीडियम में पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे, जिस मीडियम में पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे, पार्टिकल्स क्लोज रहेंगे, ठीक है, वहीं तो वाइब्रेशन होंगे। ठीक है, ज़्यादा होगा वाइब्रेशन, ज़्यादा टकराव होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा। और साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब बॉडी में वाइब्रेशन होता है तब प्रोड्यूस होता है। तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। लिक्विड में क्या होगा, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर रहेंगे। क्लियर। और गैस में क्या होगा, पार्टिकल एक कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई यहाँ। ये किसका बात हो गया, गैस का। तो खुद सोचो कहाँ ज़्यादा स्पीड से साउंड ट्रैवल करेगा, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक हैं। अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है, कोई एनर्जी उनको मिलता है तो वो ज़्यादा वाइब्रेट करके दूसरे पार्टिकल को मूव करेंगे। यहाँ पे कम है, यहाँ पे तो बहुत दूर दूर है। ठीक है, क्लियर। ये सॉलिड का, ये लिक्विड का और ये गैस का। तो क्या होगा एक चीज़ समझ लो, ऐसे मैं एरो देता हूँ, इधर की तरफ क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीजेस। मतलब साउंड सॉलिड से लिक्विड से गैस, लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा, सॉलिड से गैस की तरफ जाएगा तो डिक्रीज होगा। मतलब मैक्सिमम साउंड कहाँ होगा, मैक्सिमम साउंड का स्पीड कहाँ होगा, मैक्सिमम साउंड स्पीड मतलब मैक्सिमम साउंड किस स्पीड से ट्रैवल ज़्यादा कहाँ करेगा, इन सॉलिड। क्लियर। और मिनिमम कहाँ होगा, गैस। क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको एक दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट की साउंड को मीडियम के ट्रैवल करने के लिए कितना ज़रूरी है। देखो सपोज कर लो यहाँ पे एक जार के साथ कनेक्टेड है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक जार लिया, ठीक है, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, एक रिंगिंग बेल लगा दिया, दिख रहा है, और इसको कनेक्ट कर दिया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से। ठीक है, और उसमें एयर होगा, उसमें क्या होगा, एयर होगा। ठीक है, तो एयर को निकालने के लिए मैंने क्या किया, वैक्यूम पंप लगा दिया। अब क्या होगा, गौर से सुनना, जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये क्या होगा, ये आपका रिंगिंग इलेक्ट्रिकल बेल है। ठीक है, देखते होगे क्लास में बेल बजता है, जब 1 घंटी खत्म होगा, 1 पीरियड खत्म होगा तो बेल बजेगा, लंच होगा तो बेल बजेगा। वो क्या है, इलेक्ट्रिक बेल है। पहले ऐसा नहीं है कि टन टन आके कोई मारेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल बेल है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल बेल है। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो बेल क्या होगा, वाइब्रेट करेगा। पहले क्या करेगा, बेल वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा। जब वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, इससे आपको साउंड सुनाई देगा। क्या है, यहाँ पे इनिशियली क्या है, एयर है भरा हुआ, आपने वैक्यूम पंप लगाया है एयर को बाहर निकालने के लिए। तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एयर क्या होगा, बाहर निकलता जाएगा। एयर क्या होगा, बाहर निकलता जाएगा। और एक समय क्या होगा, जैसे जैसे एयर बाहर निकलेगा आपको जो बेल का साउंड है वो कम सुनाई देगा। ऐसा नहीं है करंट चल रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, बट आपको साउंड कम सुनाई देगा। यहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, बट एयर के निकलने की वजह से
आपको मीडियम नहीं मिल पा रहा साउंड को ट्रैवल करने के लिए और आपको सुनाई कम दे रहा। एक समय क्या आएगा, सारा एयर आपका निकल जाएगा, जितना भी एयर अंदर में है इस जार में वो ऑल एयर क्या होगा, ये ऑल एयर कम आउट, ऑल एयर कम आउट, जितना भी एयर है वो बाहर निकल जाएगा और आपको साउंड बिल्कुल ही इलेक्ट्रिक बिल का नहीं सुनाई देगा, बट वाइब्रेशन इसमें होता रहेगा। जब तक आप करंट फ्लो कराओगे वाइब्रेशन होता रहेगा, साउंड का प्रोडक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो वाइब्रेटिंग बॉडी के होने की वजह से भी आपका मीडियम नहीं मिल रहा है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, एयर सारा निकल गया, कुछ उसमें नहीं है, ठीक है, तब भी आपको साउंड नहीं सुनाई देगा। इसलिए मीडियम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साउंड को ट्रैवल करवाने के लिए। ठीक है, और कैसे मैंने आपको दिखा दिया, सबसे ज़्यादा सॉलिड में साउंड ट्रैवल करेगा, लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, एक चीज़ और जान लो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होता है 340 मीटर पर सेकेंड और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बाबू। 20 डिग्री होगा तो 340 होगा, 0 पे होगा कुछ और होगा। ठीक है, उसके बाद एयर में इतना हो गया, लिक्विड में इसका कितना होगा स्पीड, 1400 मीटर पर सेकेंड और स्टील में इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 5000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे कम स्पीड कहाँ है बाबू, एयर में है, मतलब एयर क्या है, गैस है। उसके बाद लिक्विड में, सबसे ज़्यादा किस में है, ये स्टील क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, अब देखो लगे हाथ बात कर लो इसका लाइट का भी, साउंड का स्पीड इन एयर कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड और लाइट का स्पीड इन एयर कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 देखो 1 10 100,000 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखो कहाँ 340 मीटर पर सेकेंड साउंड का स्पीड एयर में और लाइट का कितना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जब लाइटनिंग होता है, जब लाइटनिंग होता है, क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लाइटनिंग बी फर्स्ट हियर, बी फर्स्ट सी हियर नहीं, बी फर्स्ट सी द लाइटनिंग एंड देन हियर इट्स साउंड। जब लाइटनिंग होगा तो हम लोग पहले क्या देखेंगे, लाइट देखेंगे। क्यों, क्योंकि लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से ज़्यादा है एयर में, एयर में ही हो रहा है ना, वाटर का बात तो नहीं हो रहा है, एयर का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, कोई और मीडियम नहीं, एयर का बात हो रहा है और लाइटनिंग कहाँ होता है, ऊपर होता है। ठीक है, तो क्या होगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है 340 मीटर पर सेकेंड से। इसलिए हमको लाइटनिंग पहले दिखेगा तब उसका आवाज़ सुनाई देगा, तब थंडरिंग सुनाई देगा। ठीक है, समझ में आया क्यों होता है। तो ये सारा बात हो गया किसका, वाइब्रेटिंग बॉडी का और मीडियम टू ट्रैवल का। अब मीडियम साउंड प्रोड्यूस भी हो गया बॉडी वाइब्रेट होने के बाद, मीडियम में मिल गया उसको ट्रैवल करने के लिए। जब तक हमारे ईयर तक नहीं पहुंचेगा, लिसनर तक नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारे ईयर तक ये नहीं पहुंचेगा तो आपको सुनाई कैसे देगा। ठीक है, तो हम लोग अब जानेंगे क्या, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। इसको पहले अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो ह्यूमन ईयर किसके बारे में जानेंगे, ह्यूमन ईयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, ह्यूमन ईयर का बेसिकली 3 पार्ट होता है। पहला होगा आउटर ईयर, दूसरा होगा मिडिल ईयर और तीसरा होगा क्या, इनर ईयर। 3 तरह का ह्यूमन ईयर है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। अब देखो क्या होगा, साउंड जब प्रोड्यूस हो गया, मीडियम से जब ट्रैवल हो गया, तो आउटर ईयर का एक पार्ट होता है PINNA, पिना। ठीक है, वो क्या करेगा, साउंड वेव को पकड़ लेगा, मतलब पकड़ लिया और उसको अंदर ले आया। ठीक है, और साउंड वेव कैसे आपका
ट्यूब यहाँ पे साउंड वेव में होता है, इसको ईयर कैनाल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ईयर कैनाल भी बोलते हैं। उसके थ्रू क्या होगा, पीना क्या किया, साउंड वेव को ट्रैप किया, पकड़ा, और वो ईयर कैनाल से होते हुए वो कहाँ जाएगा, आपका मिडिल ईयर में जाएगा। कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा साउंड वेव कहाँ पे, मिडिल ईयर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है आपका, ईयर ड्रम होता है। ठीक है, ईयर ड्रम होता है। अब ईयर ड्रम में क्या होगा, ये साउंड वेव क्या करेगा, ड्रम को वाइब्रेट करेगा। ये क्या करेगा, ड्रम को वाइब्रेट करेगा। ठीक है, ड्रम को वाइब्रेट करेगा, और यहीं पे क्या होगा, ड्रम वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। इसके बाद साउंड वेव क्या होगा, और आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है, 3 ठो बोन होता है, 3 बोन्स होगा। किसके अंदर, मिडिल ईयर के अंदर। और ये बोन का काम क्या है, इस वाइब्रेशन को, साउंड वेव के वाइब्रेशन को और एम्पलीफाई कर देना, मतलब और बढ़ा देना। एम्पलीफाई द वाइब्रेशन प्रोड्यूस, जो ईयर ड्रम वाइब्रेट किया, जो प्रोड्यूस हुआ वाइब्रेशन, उसको वो क्या करता है, 3 बोन वाइब्रेट करता है। फिर से सुनो, साउंड वेव चला मीडियम से, उसको आउटर ईयर पीना क्या किया, कैच किया, और उसको ईयर कैनाल से होते हुए ले आया कहाँ पे, मिडिल ईयर में। मिडिल ईयर में क्या है, ईयर ड्रम होता है। वो क्या किया, साउंड वेव वहाँ पे वाइब्रेशन टकराया, उसको वाइब्रेट किया। और 3 बोन्स क्या किया, इसके अंदर क्या होता है, 3 बोन होता है, वो उस वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करता है, मतलब बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा दिया। यहाँ तक क्या हुआ, साउंड वेव का वाइब्रेशन भी बढ़ गया इसी तरह। और एक बोन जो होता है, इस तीनों बोन में से एक बोन क्या होता है, वो कनेक्टेड होता है किससे, इनर ईयर से। अब साउंड वेव आ गया इनर ईयर में, और इनर ईयर में क्या होता है, एक फ्लूइड होगा, लिक्विड टाइप का होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉक्लिया भी बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर जब साउंड वेव आता है ना, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, साउंड वेव गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो वेव को यहाँ कन्वर्सन वेव का होगा। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमारे कान के पास क्या होता है, पतला पतला टाइनी हेयर होगा, वो करता है काम रिसेप्टर का, जो होता है इनर ईयर में। ठीक है, वो कन्वर्ट कर दिया क्या, लिक्विड के थ्रू गया और कन्वर्ट कर दिया उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और ये आपका हमारे ब्रेन में जाता है वाया ऑडिटरी नर्व, और ये हमारे ब्रेन में आ गया। कौन, साउंड वेव जो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वो ऑडिटरी नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन में आ जाएगा, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और जान लो, 2 साउंड वेव को ब्रेन इंटरप्रेट कराने में 1/10 सेकेंड लगाता है, अलग अलग पहचानने में 2 साउंड को। 2 आदमी बोला तो एक का आवाज़ सुने, अगला का आवाज़ पहचानने में हमको ब्रेन 1/10 सेकेंड लगाएगा, मतलब 0.1 सेकेंड लगाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गया ह्यूमन ईयर का, एकदम सिंपल है, कैसे आया कैसे नहीं आया मैंने आपको सब फिगर से दिखा दिया। ठीक है, फ्लो डायग्राम जिसको बोलते, फिगर ने ये दिखा दिया। ठीक है, ये हो गया ह्यूमन ईयर का। अब देखो यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन, हम लोग के अंदर कैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, ये चीज़ भी जान लो। ठीक है, क्या होता है, ह्यूमंस हैव अ वॉइस बॉक्स, हमारे अंदर एक वॉइस बॉक्स है जिसका नाम क्या है, कॉल्ड लैरिंग्स, विच इज प्रेजेंट इन द throat at the upper side of विंड पाइप के ऊपर वाले साइड में होता है। ठीक है, और लैरिंग्स के पास क्या होगा, लैरिंग्स के पास क्या होगा, 2 वोकल कोड्स होगा, 2 क्या होगा, वोकल कोड्स होगा, विच हैव नैरो स्लिट, मतलब एक पतला सा स्पेस भी समझ सकते हो इसको, बिटवीन देम थ्रू विच
एयर बी ब्रीथ आउट थ्रू लंग्स passes, ठीक है, एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन इन vocal cord and thus sound is produced। देखो मैंने क्या लिखा, दिख रहा है? मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अच्छे से लिख दो, साउंड इज प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक क्या है, वॉइस बॉक्स है जिसका नाम क्या है, लैरिंग्स, ठीक है, जो प्रेजेंट होता है हमारे थ्रोट में, यहाँ पे एट द अपर साइड ऑफ बीन पाइप। नीचे से लंग से क्या बीन पाइप आ रहा है ऊपर में, ठीक है। लैरिंग्स के पास क्या होता है, दो ठो वोकल कोड होता है, जो क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, वोकल कोड विच हैज नैरो स्लिट, इसके अंदर क्या होगा, नैरो स्लिट, पतला सा स्पेस होगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का समझ लो। यहाँ पे क्या होगा, पतला सा ये स्पेस है, ये क्या है, स्पेस है, ये मेरा एक वोकल कोड, ये मेरा दूसरा वोकल कोड, कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का, ठीक है। और ये विंड पाइप से जुड़ा रहेगा, यहाँ पे लंग्स है, हवा जब आएगा नीचे से यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इसको वाइब्रेट करता है, इसको वो वाइब्रेट करेगा, और जब वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, इसमें साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जान लो कि मेल का वोकल कोड का लेंथ होता है 20 mm, ठीक है, लेंथ ऑफ मेल वोकल कोड, और वोमेन का होता है कितना, 15 mm। लेंथ का बात करें दोनों का, मेल का ये और वोमेन का ये। और वोकल कॉर्ड के अगल बगल मसल्स भी होते हैं, ठीक है, वो कितना वो मोटा है कितना पतला, उस पर भी डिपेंड करता है आवाज़ की क्वालिटी, ठीक है। भारी आवाज़ होगा कि हल्का आवाज़ होगा कि श्रिल्ड होगा कि डीप होगा, वो उसके मसल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और चिल्ड्रन का क्या होगा, वोकल लेंथ, वोकल कॉर्ड का लेंथ उससे भी कम होगा, इसलिए आपको दो तीनों आवाज़ में, ठीक है, चिल्ड्रन हैव शॉर्टर लेंथ ऑफ वोकल, और इससे भी छोटा होगा, मतलब 15 mm से भी छोटा होगा, क्लियर है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारे अंदर क्या हुआ, वॉइस बॉक्स है जिसका नाम क्या, लैरिंग्स है, वो क्या थ्रोट में प्रेजेंट है, इन द अपर साइड ऑफ विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर में प्रेजेंट है, और उसके अंदर दो ठो वोकल कोड है, ये एक वोकल कोड, ये एक वोकल कोड, ठीक है। और ये हम लाइन क्या बनाए हैं, विंड पाइप आपको दिखाने के लिए बनाए हैं, ठीक है, विंड पाइप दिखाए हैं। और दोनों वोकल के बीच क्या होता है, ये आपका नैरो सा जगह दिख रहा है, पतला जगह खाली होता है, ये स्पेस खाली होता है। और जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, तो लंग्स के थ्रू हवा जो होगा विंड पाइप से होते हुए इस नैरो स्लिट में आएगा और दोनों वोकल कॉर्ड को वाइब्रेट कराएगा, और तब क्या होगा, साउंड का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। और उसका लेंथ आपका मेल का होगा 20 mm वोकल कॉर्ड का, और फीमेल का, वोमेन का 15 mm, और चिल्ड्रन का उससे भी छोटा होगा। और उसका जो मसल होता है वो भी क्या करेगा, डिपेंड करता है उसका आपके साउंड कैसा होगा, उसके मसल्स के भी डिपेंड करता है। ये हो गया आपका साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन, और ये ह्यूमन ईयर हो गया, ठीक है। ह्यूमन ईयर यहाँ से यहाँ तक है, मैं इसको अलग कर देता हूँ, ये ह्यूमन ईयर है, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन ईयर, क्लियर है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ के आप नोट करो। अब बात कर लिए हम लोग ईयर का, तो ईयर किस साउंड को सुन सकता है, किस साउंड को नहीं सुन सकता है, उसी पे आता है कॉन्सेप्ट किसका, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। तो ऑडिबल साउंड क्या होता है, जिसको, जो साउंड वेव को ह्यूमन ईयर हम लोग सुन सकते हैं, ह्यूमन ईयर कैन लिसन, उसको क्या बोलेंगे, ऑडिबल साउंड होगा। और उसका फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या होगा, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा, 20 हर्ट्ज टू
20,000 हर्ज बोलो या 20 किलो हर्ज बोलो। 1 किलो में 1000, तो ये क्या होगा 20 किलो हर्ज हो जाएगा। ठीक है, इस रेंज का जो भी साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी होगा वो ऑडिबल रेंज में आएगा, मतलब हम लोग उसको सुन सकते हैं, ह्यूमन को उसको सुन सकता है। और वही इस साइड और इस साइड, इस साइड मतलब क्या हो गया, लेस देन 20 हर्ज, इस साइड क्या हो गया, मोर देन 20,000 हर्ज या 20 किलो हर्ज। तो इस टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो लेस देन होगा 20 हर्ज, क्या उसको बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड वेव, इसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक साउंड वेव। और जो मोर देन होगा 20,000 हर्ज उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा सोनिक साउंड वेव। अब ये क्या है, इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक, तो आपको पता तो है, जो ऐसा साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ज हो जाए वो क्या कहलाएगा, इंफ्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, और वैसा फ्रीक्वेंसी जिसका साउंड वेव जिसका फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ज हो जाए, ठीक है, या 20 किलो हर्ज हो जाए, तो क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, पहले इसका एग्जाम्पल ले लो ऑडिबल साउंड का। ये इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई हमारा ड्रम का आवाज़, सितार का आवाज़, गिटार का आवाज़, जो भी आवाज़ हमको सुनाई दे रहा है वो सब इसका एग्जाम्पल है ऑडिबल का। इसका क्या होगा, साउंड ऑफ अर्थक्वेक, साउंड ऑफ मसल्स। ठीक है, ये सब किसका है, इंफ्रासोनिक साउंड वेव का। अब देखो साउंड ऑफ मसल मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर मसल्स है, बॉडी मसल से बना हुआ। ठीक है, तो उसका साउंड अगर हमको सुनाई देता 20 हर्ज के कम वाला भी साउंड, तो हमको अपने मसल्स का भी आवाज़ सुनाई दे दिया होता। बोन का तो सुनाई देता है क्योंकि उसका वो उससे ज़्यादा होगा, बट मसल का नहीं सुनाई देता है। अर्थक्वेक का साउंड, जब अर्थक्वेक आता है उसका भी साउंड क्या होगा, हमको सुनाई नहीं देता है, हम लोग उसके वाइब्रेशन को फील करते हैं। वो क्या होता है, 20 हर्ज से कम होगा। तो किसको सुनाई देगा, आपका एलिफेंट को, वेल को, ये सबको उसका आवाज़ सुनाई देगा इंफ्रासोनिक साउंड वेव का। इवन एलिफेंट क्या करता है, यूज करता है इंफ्रासोनिक साउंड वेव टू कम्युनिकेट बिटवीन देम फ्रॉम सम डिस्टेंस। कुछ डिस्टेंस पे भी रहेगा ना तो वो अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करके कैसे, इंफ्रासोनिक साउंड वेव से करेगा। ये हो गया इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का एग्जांपल, अल्ट्रासोनिक का क्या एग्जाम्पल, कोई भी साउंड जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का हो, ठीक है, जो आपका कान ना सुन पाए, उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सुन सकता पहले वो जान लो। ये आपका डॉग, कैट, इवन चूहा, माइस, मौत, ये सब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव को सुन सकता है, इसका फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा हो। और एग्जाम्पल मतलब मान लो कि जो, मान लो आप बजा रहे हो लाउड स्पीकर, ठीक है, और घर में बजा रहे हो होम थिएटर, तो एक पार्टिकुलर डेसिबल के बाद आप देखोगे आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, अल्ट्रासोनिक का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो और इसका यूज कहाँ पे है, आपके ऑर्गन को ये लोकेट करता है, ऑर्गन लोकेशन या ऑर्गन मैपिंग इसको बोल सकते हो आप। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से ऑर्गन का लोकेशन कहाँ हमारे बॉडी में है, मेडिकल पार्ट में, आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। जो साउंड हमको सुनाई दे वो ऑडिबल, जो ना सुनाई दे इनऑडिबल। सुनाई कहाँ से कहाँ देता है, 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज या 20,000 हर्ज तक। 20 हर्ज से जो लेस होगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक साउंड वेव, और ज़्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव। इसको अच्छे से समझ के नोट कीजिए साउंड का। अब जान लो किसके बारे में, थोड़ा जान लो म्यूजिकल साउंड के बारे में। देखो ये होता क्या है, सिंपल बताता हूँ, बहुत आसान है। इसमें क्या होगा,
कि आप सपोज कर लो एक ट्यूनिंग फॉर्क का आवाज़ और एक सितार का आवाज़, ट्यूनिंग फॉर्क का आवाज़ और सितार का आवाज़। इसका आवाज़ क्या होगा, आपको फ्लैट साउंड करेगा, इसका आवाज़ फ्लैट साउंड करेगा, और इसका आपको मस्त एकदम मस्त मतलब रिच साउंड करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा वो आपका सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा, वन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगा, और इसमें क्या होगा, मोर देन वन, मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, मोर देन वन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है, मतलब इसमें हार्मोनिक्स होता है। या जान लो हार्मोनिक्स क्या है, एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा रेगुलर पैटर्न में, उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स बोलेंगे। ऐसा क्यों होता है? यहाँ बस क्या होगा, वाइब्रेशन आपका उतना नहीं होगा, बस यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा, यहाँ क्या होगा, बस ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। बट सितार में क्या होगा, सिर्फ उसका जो वायर के अलावा वायर एंड ऑल पूरा एंड होल इंस्ट्रूमेंट, ये पूरा होल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करेगा एक साथ, होल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करेगा एक साथ। मतलब क्या हुआ, ट्यूनिंग फॉर्क में सिर्फ ये वाइब्रेट कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है, एक दे रहा है। इसमें सितार में क्या होगा, सितार का वायर भी, पूरा सितार भी क्या होगा, वाइब्रेशन करेगा, आपको उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मिलेगा, मतलब आपको हार्मोनिक्स मिल रहा है। हार्मोनिक्स क्या होता है, मोर देन वन फ्रीक्वेंसी जहाँ से प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब देखो, वैसा एक होता है आपका म्यूजिक, एक होता है नॉइज। म्यूजिक किसको बोलते हैं, प्लीजेंट साउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, म्यूजिक बोलेंगे। इसमें क्या होगा, आपका रेगुलर वाइब्रेशन होगा बॉडी का, जहाँ से निकल रहा है रेगुलर वाइब्रेशन। ठीक है, यहाँ क्या होगा, ये आपका अनप्लीजेंट साउंड है, और यहाँ पे क्या होगा, आपका इरेगुलर वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे किसी भी तरह जा सकता है, मान लो ये है ना, ऐसे कम गया, ज़्यादा गया, कम गया, फिर ज़्यादा गया, ज़्यादा गया, कम गया, ये क्या है, नॉइज है। और यहाँ एक पैटर्न में चलेगा, पूरा पैटर्न चलेगा, ये क्या है, म्यूजिक। क्लियर, ये हो गया। अब आपको जानना है किसके बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये आसान टॉपिक है, कुछ इसमें आपको नहीं सोचना है। ठीक है, पहले जानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्लासिफाई किया गया डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइब्रेशन, उसमें कैसा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेटल का वायर है वो वाइब्रेट करोगे कैसा होगा, फिर फ्लूट ले लो, वहाँ पे वाइब्रेशन इन एयर कॉलम होता है, फिर तबला ले लो, प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसको, उसमें क्या होगा, उसके स्किन को आप वाइब्रेट कराओगे। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस। इसको हम लोग क्लासिफाई किए हैं, इसको हम लोग क्लासिफाई किए हैं तीन टाइप में। पहला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा विंड इंस्ट्रूमेंट, तीसरा प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, क्या क्या किए हैं, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट और प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको अच्छे से पहले नोट करो, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नोट करो इसको। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैंने आपको बताया था अभी तीन तरह का होता है, क्या क्या बताया था, जानेंगे करके सबके बारे में। पहला स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या होगा वो देखो, जैसे हमारा ऐसा एग्जाम्पल क्या होगा, सितार, गिटार, वायलिन, सरोद, ये सब क्या है आपका स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन आपका जब स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन
मेटल वायर। देखोगे सितार क्या होता है, मेटल वायर से बना होता है। उसमें जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है तो उससे आवाज़ निकलता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ वायर। इसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं लेंथ ऑफ वायर को चेंज करके। फॉर एग्जांपल ले लो, सितार जो है उसका आप स्ट्रिंग जो होता है, वायर जो होता है, उसको लेंथ को आप शॉर्ट कर दो। ठीक है, शॉर्टर द लेंथ ऑफ वायर मोर फ्रीक्वेंसी will be produce and thus have high pitch। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के आया कि आप जैसे जैसे स्ट्रिंग के लेंथ को, उसके तार के लेंथ को छोटा करोगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। मैंने लिखा ना, फ्रीक्वेंसी उसका चेंज होता है बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ वायर। तो जितना छोटा करोगे उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका पिच भी बढ़ेगा, क्योंकि पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये हो गया, मतलब इसमें हम लोग वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है मेटल वायर में, तो आपको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ सुनाई देता है। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड है मतलब यहाँ पे हवा आएगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लूट, शहनाई, ट्रम्पेट भी बोल सकते हो। तो ये सब में कैसे अब साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, आपके क्या होते हैं, फ्लूट के अंदर क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लूट ले लो, यहाँ पे होल्स होंगे। ठीक है, वो या तो ओपन होंगे या तो क्लोज्ड होंगे। ठीक है, आप जब होल्स को ओपन करोगे और आप जब बांसुरी बजाओगे, फ्लूट बजाओगे, तो उसका जो उसमें वाइब्रेशन होगा इन एयर कॉलम। बात समझो, फ्लूट कुछ क्या होगा, इस टाइप का फ्लूट होता है। ठीक है, जो भी होगा इस टाइप का आपका फ्लूट होगा, दिख रहा है ना। आप जब यहाँ पे इसको ब्लो करोगे एयर को, तो क्या होगा, इसका जो होल्स है ना, यहाँ एयर आएगा, और एक तरह का कॉलम ये दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है ना, कॉलम है, इसी को एयर कॉलम बोल रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे और साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ भी आप पिच को, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। कभी ओपन करोगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब क्या, हवा ज़्यादा आएगा। ठीक है, क्लोज करोगे तो क्या होगा, कुछ और होगा। तो यहाँ भी आप उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग द होल्स ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट। उसके पिच को चेंज कर सकते हो बाय पिच या फ्रीक्वेंसी, पिच बोलो या पिच ही बोल दो, पिच ऑफ साउंड कैन बी changed by closing and opening the holes of flute। ये हो गया। ठीक है, समझ गए। तीसरा का नाम क्या है, परकशन इंस्ट्रूमेंट। इसमें आएगा आपका ड्रम, तबला, मृदंगम। ठीक है, इसमें वाइब्रेशन कहाँ प्रोड्यूस होगा, तो ड्रम का जो स्किन है, उसका जो अपर पार्ट है, ठीक है, उसको आप जब ड्रम को जब पीटते हो, किसी स्टिक से पीटो, अपने हाथ से बजाओ तबला को, तो उसका जो मेम्ब्रेन होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होगा, स्किन बोलो या उसका मेम्ब्रेन बोलेंगे, वो क्या होगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप मारोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, लाउडनेस उसका बढ़ेगा। लाउडनेस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ज़्यादा उसको आप स्ट्राइक करोगे हार्ड, तो क्या होगा, उसका लाउडनेस बढ़ेगा। और उसके मेम्ब्रेन को जब स्ट्रेच कर दोगे और स्ट्रेच करोगे तो क्या होगा, उसका पिच भी बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया, परकशन इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। अच्छे समझ के इसको नोट कीजिए। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन एंड
एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, साउंड रिफ्लेक्ट भी करेगा और इसको एब्जॉर्ब भी हम लोग करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, ये मान लो मेरा वॉल है, आप यहाँ कहीं खड़े हो, आप जब कुछ बोले साउंड गया, ये कैसे जाएगा, वेव के फॉर्म में जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं समझो, लाइट आता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, वेव फॉर्म में जाएगा। वापस क्या होगा, ये आपके ईयर में फिर क्या हुआ, वेव के फॉर्म में लौटा, तो क्या हुआ, साउंड रिफ्लेक्ट हुआ। तो क्या बोलेंगे, वॉल इज द गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड, वॉल क्या है, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। अब क्या करो, बॉल के जगह पे तुम कोई मान लो वुड ले लो, ठीक है, अब यहीं पे खड़ा होके तुम बोलो, फिर क्या होगा, साउंड वेव जाएगा, बट वापस ये नहीं लौटेगा, वापस ये इस तरह से वेव नहीं बनता है, ठीक है, हाँ, ये इस तरफ से वापस ये नहीं लौटेगा, ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे नहीं करेगा, आपको वापस सुनाई नहीं देगा वो चीज़। तो क्या बोलेंगे, वुड इज द गुड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड, वुड क्या है, गुड ऑब्जर्वर है साउंड का, ठीक है, क्लियर। बॉल आपका क्या है जी, गुड रिफ्लेक्टर है, और वुड क्या है, गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, साउंड आप जब रिफ्लेक्ट होगा, मेन सबसे बड़ा एप्लीकेशन देख लो इसका, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होगा, इको, इसको क्या बोलते हैं, एक ही है, इको। आप देखोगे बहुत लोग जाते हो वैसे पॉइंट पे जहाँ पे आप बोलोगे हेलो, तो आपको बदले में हेलो हेलो सुनाई देगा, एक बार बोलोगे एक बार सुनाई देगा, ठीक है, कुछ और आवाज़ नहीं सुनाई देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, इको, मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है साउंड। और इको प्रोड्यूस करने के लिए आपके और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस एक होना चाहिए। सपोज कर लो आप यहाँ खड़े थे, तो आप कितने दूरी पे खड़ा होगे कि आपको इको सुनाई देगा, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, हमको पता है क्या, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना होता है, 340 मीटर पर सेकेंड होता है। और ब्रेन को दो साउंड को इंटरप्रेट करने में कितना लगता है, 1/10 ऑफ सेकेंड लगता है। अब सोच रहे हो कि दो साउंड क्या गया, एक साउंड, वापस वही साउंड सुनाई देना है आपको, तो ब्रेन उसको 1/10 ऑफ सेकेंड में करेगा, मतलब टाइम कितना लगेगा, 0.1, 1/10 क्या 0.1 सेकेंड लिखेंगे, टाइम आपका 0.1 सेकेंड का लगने वाला है। तो कितना डिस्टेंस पे वो आदमी खड़ा होगा जिसको अपना इको सुनना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड गुना टाइम। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, 0.1 सेकेंड, क्लियर। सेकेंड कट गया, देख लो ये कट गया, मतलब 34 मीटर, मतलब पूरा 34 मीटर। तो हम बोल सकते हैं कि ये आदमी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस पे कितना होना चाहिए, 17 मीटर। मतलब ब्रेन को जहाँ साउंड गया वापस आने में डिस्टेंस क्या लग रहा है, 34 मीटर का लग रहा है उसको वापस दूसरा साउंड को करवाने में। तो आदमी एक ही है, उसी को अपना ही साउंड सुनना, तो क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा, मतलब 17 मीटर दूरी पे वो खड़ा रहेगा, तो उसको अपना इको सुनाई देगा। आया बात समझ में। देखो हम जब बोले वापस हमको अपना आवाज़ सुनना है, तो ब्रेन को टाइम लगा दो आवाज़ को डिस्टिंग्विश करने में, अंतर दिखाने में 0.1 सेकेंड। सॉल्व कर दिए तो निकल के आएगा 34 मीटर। मतलब आप खड़ा हो गए 17 मीटर के दूरी पे। देखो यहाँ से 17 मीटर यहाँ पे, अब वापस देखो 34 लिखने का मतलब क्या हुआ, कोई सोचोगे 34 मीटर होगा सर, नहीं, 17 मीटर आप यहाँ खड़ा हो, यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस आपका 17 मीटर ही होना चाहिए। तो ना ये डिस्टेंस मिला के क्या होगा, 34 मीटर होगा, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है।
तो आप 17 मीटर की दूरी पे खड़ा होगे तो आपको साउंड अच्छे से सुनाई देगा, इको आपकी आवाज़ को सुनाई देगा। ये हो गया इको का बात, ठीक है। और ऑब्जर्वर क्या होगा आपका, देख लो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि जो क्या बोल सकते हैं, अगर मान लो बात करते हैं ऑब्जर्वर का कि ऑब्जर्वर कौन है, रिफ्लेक्टर कौन है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि जो भी सरफेस सॉफ्ट हो जाए, सॉफ्ट सरफेसेस आर गुड ऑब्जर्वर, ठीक है, और हार्ड सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है। मतलब अब जरूरत क्यों पड़ा हमको ऑब्जर्व करने का, मान लो बैठे हुए ऑडिटोरियम में बहुत सारा साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, सपोज कर लो खाली रूम है, आप नया नया शिफ्ट हुए हो, कोई सामान नहीं है, आप जब बोलोगे ना तो आवाज़ गूंजेगा, आपको अपना ही आवाज़, किसी और को आपका आवाज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, कि आप क्या बोल, आपको तो समझ में आ जाएगा, आप ही बोल रहे हो ना, बट किसी और को समझ में नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हो। तो वहाँ पे साउंड बहुत सारा रिफ्लेक्ट हो रहा है, वॉल चारों तरफ का वॉल के, ठीक है, वॉल का साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे काम आता है ऑब्जर्वर का। आप वहाँ पे कोई वुड का बना हुआ फर्नीचर को डाल दो, आप वहाँ पे कोई फर्नीचर डाल दो वुड से बना हुआ, तो क्या होगा, पूरा भर दो, देखो आपका साउंड सही आएगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो आपका वुड हो गया, क्लॉथ हो गया, फर्नीचर हो गया, कर्टेन हो गया, ये सब क्या है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड, सब क्या है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ साउंड। क्लियर हुआ। और ये सब क्या है, सॉफ्ट सरफेसेस है जी, कर्टेन, क्लॉथ क्या है, सब सॉफ्ट है, वॉल क्या है, हार्ड सरफेस। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ साउंड। इसलिए क्या होगा, जब ऑडिटोरियम में बैठोगे तो क्या होगा, साउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करे, आप देखोगे वो लगाते हैं कर्टेन, ठीक है, जिससे साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करे। उसका एरोप्लेन हो गया, जहाँ ज़्यादा आवाज़ आएगा वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वर को यूज करते हैं टू कट डाउन द नॉइज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये हो गया, क्लियर है, इसको पहले समझ के आओ, नोट कर लो। देखो अब जानेंगे हम लोग साउंड का अपना लास्ट टॉपिक, नॉइज। नॉइज क्या, मैंने आपको बताया क्या होता है, ये आपका अनप्लीजेंट साउंड होता है विथ इरेगुलर वाइब्रेशन। इसमें वाइब्रेशन क्या होगा, इरेगुलर वाइब्रेशन, उसे क्या बोलेंगे, नॉइज बोलेंगे, जो हल्ला होता है, ठीक है। और जो नॉइज इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, वो लेड करेगा किसको, लेड टू नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। ज़्यादा जो इन्वायरमेंट में नॉइज फैलने लगेगा तो क्या होगा, नॉइज पॉल्यूशन होगा, क्लियर। अब कहाँ से नॉइज आपका प्रोड्यूस होगा, सिंपल आंसर आप जानते हो, आपका लाउड स्पीकर से, वैक्यूम क्लीनर से, आपके एयर कूलर से, मतलब ज़्यादा आपका जहाँ से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा उसको क्या बोलेंगे, उसका सोर्स बोलेंगे। सब कुछ सोर्स हो गया, सब कुछ कर लो, ठीक है। अब आप जान लो क्या, कहाँ से साउंड आपका प्रोड्यूस होगा, मतलब आपका कौन कौन सोर्स होगा, ठीक है। तो पहला साउंड प्रोड्यूस, नॉइज, ये साउंड प्रोड्यूस बोल रहे हैं, सॉरी, नॉइज का, दिमाग में साउंड ही चल रहा है, अब नॉइज आ गया, ठीक है। तो आपका क्या क्या जानोगे, कौन कौन फैक्टर क्या होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है, कैसे नॉइज क्या प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में आपको हम लोग को जानना है। तो किसके बारे में जानेंगे हम लोग, मेजर सोर्सेस ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। पहला जानना है क्या आपको, रोड का ट्रैफिक। हम लोग रोज चलते हैं रोड पे, हम लोग रोज चलते हैं रोड पे, देखते हो अलग अलग तरह का व्हीकल दिखता है आपको रोड पे, आपको मोटरसाइकिल दिखेगा, बाइक दिखेगा, उसके बाद बस दिखेगा, ट्रक दिखेगा, तो उसका अलग अलग नॉइज होता है। उसका जो हॉर्न होता है वो कोई बहुत लोग ज़्यादा हॉर्न बजाता है, ठीक है, ट्रैफिक में रुका हुआ है, हटना है साइड हो, पी 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 बहुत हॉर्न बजाएगा, ठीक है, वो एक्चुअली उतना बजाना नहीं चाहिए, उससे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो रोड ट्रैफिक आप समझ गए कि रोड पे जो व्हीकल होते हैं जो एक्स्ट्रा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं उनके वजह से आपका नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है। दूसरा, एयर एंड
रेल ट्रैफिक। ये क्या है? जिनका घर एयरपोर्ट के नज़दीक होगा या स्टेशन के नज़दीक होगा, उनको बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एरोप्लेन का आवाज़ देखते हो कितना ज़्यादा होता है, उससे कितना नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और ट्रेन तो जान ही रहे हो, फुल स्पीड में चलेगा, ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये हो गया एयर और रेल ट्रैफिक। तीसरा आपका क्या है? नेबरहुड एंड डोमेस्टिक नॉइज, मतलब हमारे आस पड़ोस और हमारे घर भी रिस्पॉन्सिबल है नॉइज़ पोल्यूशन में। कैसे? हमारे घर में हम पेट पाले हुए हैं, कुत्ता बिल्ली, स्पेशली डॉग, वो बहुत बार्क करता है। आप सोए रहोगे, वो आपको भौंक के उठा देगा, आपके बगल वाली लोकेलिटी में डिस्टर्बेंस होगा। आप अपने घर में लाउड स्पीकर बजा रहे हो, मतलब रखे हुए होम थिएटर पूरा खरीद के लाए हैं, बजाएंगे क्यों नहीं, पूरा फुल आउट स्पीड में बजा रहे हो। जब बहुत हो गया, आप चले गए नीचे, आपको नीचे आवाज़ सुनाई दे, आपको फर्स्ट फ्लोर में आप तेज करके बजा रहे हो, तो क्या होगा? बगल वाला लोग भी डिस्टर्ब होगा। तो वो क्या हो गया? नेबरहुड और डोमेस्टिक नॉइज़ का हो गया। चौथा, इंडस्ट्रीज़ को कैसे भूला जा सकता है? देखोगे कि पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि रेसिडेंशियल एरिया में इंडस्ट्रीज़ खुल गया है, तो इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन होता है, ठीक है, उससे आवाज़ बहुत ज़्यादा आता है, और वो भी क्या होता है? आपका मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के अंदर में आएगा। तो ये सब क्या हो गया? मेजर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब आपका इफेक्ट क्या होगा नॉइज़ पोल्यूशन का? इफेक्ट ऑफ नॉइज़ प्रोड्यूस हो गया, आप गाना सुन लिए, अब इसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, या तो आपका परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग हो जाएगा, या पार्शियल होगा, या पार्शियल लॉस ऑफ हियरिंग होगा, ठीक है। पार्शियल कब होता है? जब आप 70 डेसिबल से ज़्यादा साउंड को सुनते हो, तो क्या होगा? आपका धीरे धीरे कान खराब होगा। अब डेसिबल क्या लिख दिया सर? मैंने आपको बताया था, लाउडनेस को मेजर करते हैं 70 डेसिबल में, ठीक है। 70 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड सुनोगे तो आपका लॉस हो जाएगा, पार्शियल। परमानेंट कब होगा? जब आपका एक्सीडेंट हो जाए शुरू में ही। अब जब बच्चा का एक्सीडेंट हो, कभी एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से आपका डैमेज हो गया, तो वो तो आपका नॉइज़ पोल्यूशन में नहीं आएगा, वो होगा परमानेंट। बट वही आप इसको अगर बढ़ा के 180 dB कर दो, 200 dB कर दो, ठीक है, इसको क्या कर दो? 180 dB कर दो, उस पर सुनते रहो, तो आपका देखो परमानेंट लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला इफेक्ट। दूसरा, घर में कुत्ता रखे हो या बगल में कोई गाना बजा रहा है, आपके घर में गाना बज रहा है, ठीक है, तो नॉइज़ की वजह से आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम होगा, आप सो नहीं पाओगे, और सो नहीं पाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगेगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, टेंशन सब होने लग जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा? लैक ऑफ कंसंट्रेशन, हल्ला होता रहे, याद कर लोगे कोई चीज़ जी, हाँ सर हम तो कर लेंगे, नहीं कर पाओगे, आपका कंसंट्रेशन बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया, आपका इफेक्ट हो गया नॉइज़ का। आपका कान पार्शियल डैमेज होगा या परमानेंट डैमेज होगा। दूसरा, आपका स्लीपिंग प्रॉब्लम होगा, आपको इरिटेशन होगा, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगा, बीपी बढ़ेगा, ये सब हो गया इफेक्ट। अब हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। जब काउज है तो कंट्रोल दिखाते हैं। रोड ट्रैफिक है, आप क्या करो, अपने गाड़ी में साइलेंसर लगा लो, वैसा कोई जो नॉइज को ब्लॉक कर सके वैसा चीज़ को आपको यूज करना है। साइलेंसर लगा लो, हॉर्न को उतना नहीं बजाओ, तो क्या होगा? आपका रोड ट्रैफिक कंट्रोल होगा, नॉइज पोल्यूशन का जो सोर्स है, और आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। एयर और रेल ट्रैफिक, एरोप्लेन से बहुत आवाज़ आता है, तो उसके अंदर आप क्या करो? ऑब्जर्वर लगा दो, कर्टेन लगा दो, ऐसा कुछ कर दो जिससे उससे ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो, ठीक है। या कोशिश करें किया जाए कि अपना लोकेलिटी को ही चेंज, तो घर चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो आपको खुद से वहाँ पे कंट्रोल करना होगा। तो ये हो गया एयर रेल ट्रैफिक का। नेबरहुड डोमेस्टिक नॉइज आपके हाथ में है। आप कुत्ता नहीं पालो, नहीं सर हमको प्यार है उससे, पेट है, ठीक है पालो, बट उसको ऐसा ट्रेन करो कि वो ज़्यादा नहीं भौंके, ठीक है, जो पॉसिबल उतना है नहीं, बहुत मुश्किल है। आपके हाथ में है, आप गाना बजा रहे हो, कम साउंड में बजाओ, ईयरफोन लगाओ, तो उतना आवाज़ में मत सुनो, उससे आपका कान डैमेज होगा।
ये सब क्या हो गया, नेबरहुड डोमेस्टिक नॉइज का हो गया। खुद का अवेयरनेस, आपको यहाँ पे खुद का अवेयरनेस ऑन अवेयरनेस दिखाना है बचने के लिए, ठीक है, ये हो गया। इंडस्ट्रीज़, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा आवाज़ जो कर रहा है वहाँ पे साइलेंसर लगाइए, वैसा इक्विपमेंट लगाइए कि आपको प्रोड्यूस नहीं हो। आपके घर में सुने होंगे कि ग्लास साउंड प्रूफ है, दरवाज़ा साउंड प्रूफ है, डबल ग्लेज्ड विंडो लगा लो। क्या लगा लो, डबल ग्लेज्ड विंडो लगा लो, उससे क्या होगा, साउंड उतना नहीं आएगा आपके, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको ट्री बफरिंग जोन बनाना है, मतलब ज़्यादा ट्री को आपको प्लांट करना है। क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि ट्री इज गुड एब्जर्वर ऑफ साउंड। ट्री क्या है, गुड ऑब्जर्वर है साउंड का। तो जितना ज़्यादा आप ट्री लगाओ, मान लो यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा है, नहीं कर सकते हो ना, आपके हाथ में थोड़ी है कि नहीं स्टेशन में हट नहीं सकता है, आपको घर भी नहीं हट सकता है, तो क्या करो, घर के बगल में प्लांटेशन कर दो, ट्री लगा दो। तो क्या करेगा, जो साउंड आएगा एरोप्लेन का, ट्रैफिक का, ये रेल का, ट्रेन का, क्या करेगा, उसको वो ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। यहाँ भी आप वो काम कर सकते हो, पूरा ट्री बफरिंग जोन बना देना है, क्योंकि ट्री क्या होता है, साउंड को ऑब्जर्व करता है। तो ये हो गया आपका नॉइज, और आपका पूरा चैप्टर एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छे से पेशेंस के साथ आपको देखना है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार 1.5 घंटा देखो, 2 घंटा देखो, आप टॉपिक वाइज देखते जाओ, उसका नोट बनाते जाओ और अच्छे से देख के समझ लो। कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, ठीक है। तो चैप्टर को हम लोग बाइंड अप करते हैं, नोट कर लो इसको।